नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। आज हम बात करेंगे संविधान दिवस की। हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। संविधान दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि भारत की संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान को अपनाया था, जो 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ। भारत सरकार ने बाबा साहेब अम्बेडकर के योगदान का सम्मान करने और संविधान के महत्व का प्रचार करने के लिए 2015 से इस दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाना शुरू किया था। आज की वैश्विक परिस्थितियों में पूरे विश्व की नज़र भारत पर है। इसकी वजह है भारत का तेज विकास, भारत की तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था और भारत की मजबूत होती अंतर्राष्ट्रीय छवि। आज़ादी का अमृतकाल देश के लिए कर्तव्य काल बना है। बात देश की एकता अखंडता की हो या लोकतंत्र की, या बात नागरिक अधिकारों की हो, भारत ने अनेक उपलब्धियों को हासिल किया है, तो उसका आधार हमारा संविधान है। भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इसलिए बात संविधान दिवस और इससे जुड़े विभिन्न पहलुओं की करेंगे, विभिन्न मुद्दों को समझने की कोशिश करेंगे। चर्चा करने के लिए दो खास मेहमान मेरे साथ इस समय जुड़े हुए हैं। जामिया मिलिया इस्लामिया के विधि संकाय की डीन प्रोफेसर डॉक्टर मंजुला बत्रा जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मंजुला जी, आपका स्वागत है संसद टीवी पर। साथ ही हम बात करेंगे भारतीय विधि संस्थान के निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर मनोज कुमार सिन्हा जी से। मनोज जी, आपका भी स्वागत है संसद टीवी पर। और मनोज जी, शुरुआत मैं आपसे करूंगा क्योंकि मुद्दा संविधान दिवस का है। जाहिर तौर पे संविधान दिवस हर साल मनाया जाता है। लोग जानना चाहते हैं इसके पीछे उद्देश्य क्या है। मनोज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे इस प्रोग्राम से जोड़ा। और जैसा कि आपसे इसका क्या उद्देश्य है संविधान दिवस का मनाने का, आपने अपनी बातों में थोड़ी रखी इस बात को जी शुरुआत में ही। लेकिन जो मैं कहना चाहूँगा इसमें, एक जब हमारा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 से, और संविधान का पूरा प्रारूप तैयार हो चुका था 26 जनवरी 1949 को। और उस समय 1949 में कुछ 15 प्रावधान संविधान के जो थे लागू हो गए उसी दिन से, 26 नवंबर 1949 से। और बाकी जो हमारी लागू हो गई 26 पूरे का संविधान का अनुपालन और अनुमोदन हो गया हमारा 26 जनवरी 1950 से। जी आज तक उस समय हमारे 395 आर्टिकल हैं। शुरुआत में 8 शेड्यूल थे, आज 12 शेड्यूल हैं और 22 सेक्शंस हैं हमारे संविधान के पूरे इस मिसरा रूप में। संविधान को बनाने में करीब हमें 2 साल 11 महीने और 17 दिन लगे। संविधान का पूरा स्वरूप करने के लिए करीब इस समय लगा। और एक संविधान जो आया, भारत का संविधान, बहुत सारे संविधानों का को उनको एग्जामिन करने के बाद, उनको देखने के बाद हमारी संविधान के निर्माण में जो सबसे ज्यादा जरूरत है, जी तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2015 में इस बात को एक महत्व दिया कि हमें संविधान दिवस करके मनाना चाहिए। जी ये 2015 से ही शुरू हुई। उसके जी पहले हमने क्या हुआ था कि हम 1979 से, जब सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, सो इमीडिएटली ये कदम नहीं उठाई गई, तो ये काफी समय लगा। 30 वर्ष के बाद 1979 में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने सोचा कि हम संविधान की विशेषताओं एक दिन मनाएं, और जी उन्होंने नेशनल लॉ डे से स्टार्ट किया। तो नेशनल लॉ डे से चलता चला जा रहा था। तो पहले नेशनल लॉ डे ही मनाते थे लोग। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है, लॉ के शिक्षक होने के नाते भी, कि संविधान पर सारा अधिकार सिर्फ लॉ के छात्र और लॉयर को और इनको नहीं, ये पूरे सभी व्यक्तियों के लिए संविधान भारत के हर एक नागरिक का एक धर्म ग्रंथ के तरह से ही मैं व्यक्त करूंगा। इसके सबसे बड़ी महत्व है, जो आपकी आर्थिक, सामाजिक, आपके पर्सनल जो अधिकार हैं, सबकी रक्षा करता है। और साथ ही साथ हमारे जो मेन 3 ऑर्गन हैं, जो एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटर, जुडिशियरी, जी उनके भी फंक्शंस को दिखाता है। और साथ साथ उन पे लिमिट भी रखता है कि आप अपना काम इस क्षेत्र में करें, आप इससे आगे ना बढ़े, आपका ये है। तो एक क्षेत्राधिकार भी करता है। तो पूरी गवर्नेंस की बात करते हैं और लिबरल डेमोक्रेसी की बात करते हैं, तो संविधान का जो स्वरूप है उसी के आधार पर सब टिका हुआ है। और संविधान ही एक बहुत बड़ा ढांचा है। अब जी मैं ये कह रहा हूँ कि 2015 के पहले लॉ डे होता था, तो इतनी, मैं भी बच्चे तो बड़ा था ही, लेकिन इतना अंदाज नहीं होता था, इस दिन का महत्व उतना हम नहीं समझ पाते थे। जी लेकिन जब हम लॉ करने लगे, हमें लगे कि ये चीज को सारे जनमानस तक पहुंचाना है।
तो जी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस बात की सोच को उन्होंने सोचा कि संविधान की विशेषताओं के, संविधान के महत्व को, बिकॉज संविधान सभी इंसान से, भारत के नागरिक और इवन बाहर के भी नागरिक जो भारत में आते हैं, सभी से जी कहीं ना कहीं जिंक है। तो जी उन्होंने इस मनोज जी। बात को देखते हुए 2015 से इस बात कही कि अब हम संविधान दिवस मनाएंगे। और सिर्फ इस तरह से एक सिर्फ वक्तव्य नहीं दिया, उन्होंने ये भी किया जागरूकता की, सारी मिनिस्ट्री जो सरकार के सारे तंत्र हैं उनको भी बोला कि आप भी इसको मनाएंगे, सारे स्कूल कॉलेजेज को भी कहा कि आप भी मनाएं, और हर एक साल एक जी पूरी तरीके से एक बिल्कुल चर्चा। बिल्कुल मनोज जी, तमाम पहलू हैं इसके, उसको भी समझने की मैं आपसे कोशिश करूंगा, लेकिन मंजुला जी मैं आपसे समझना चाहूंगा, क्योंकि हाँ जी। मुद्दा संविधान दिवस का है, देश के संविधान का है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब इस पर संबोधन अपना किया था 2015 में, तो उसके पीछे भी उद्देश्य यही था कि देश का हर नागरिक अपने संविधान के बारे में जाने, संविधान में अधिकार क्या हैं, कर्तव्य क्या हैं, उसके बारे में समझे, उसके बारे में जाने, शासन व्यवस्था के बारे में जाने। मैं आपसे समझना चाहता हूं इस बात को कि अधिकार और कर्तव्य दोनों की बात कही गई है, कर्तव्य पथ भी बन गया। आप कैसे देखती हैं कि अधिकार की बात तो हम सब करते हैं, लेकिन संविधान में कर्तव्यों की बात भी है, इस पहलू को आप कैसे देखती हैं? थैंक यू वेरी मच मनोज जी, आपने मेरे को आज ये प्लेटफॉर्म दिया है। एंड मैं इस बात से सहमत हूँ जो मनोज जी ने अभी कहा है कि ये जो संविधान दिया है ये हम सब नागरिकों के लिए, सबके लिए, और हमको अच्छी तरह इसको सेलिब्रेट करना चाहिए। और जो ये कर्तव्य पथ बनाया है हमारे रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर जी ने, ये बहुत अहम बात है, क्योंकि ये जो पार्ट 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, ये 1976 में इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसको हम फंडामेंटल ड्यूटीज कहते हैं। जी ये फंडामेंटल ड्यूटीज 11 है। 11 ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज है, एक एक नागरिक को हम, एक ऑब्लिगेशन है हमारे ऊपर कि हम ये ड्यूटी निभाएं, टू टेक केयर ऑफ द नेशन, रिस्पेक्ट करें ईच अदर को, ब्रदरहुड में रहें, हार्मनी में रहें, विमेन को रिस्पेक्ट करें, ओल्ड एज पीपल को रिस्पेक्ट करें, नेशनल फ्लैग को रिस्पेक्ट करें, एनवायरनमेंट को रिस्पेक्ट करें। पेरेंट्स की ड्यूटी है कि चिल्ड्रन को स्कूल भेजा जाए। तो ये बहुत अहम ड्यूटीज है जो हम एक एक नागरिक को समझना चाहिए। बिकॉज अगर राइट्स मिली है, जो हम जी फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं, पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में, हमको सिर्फ हमारी राइट्स नहीं चाहिए, हमको अपनी ड्यूटीज भी याद रखना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा क्या कर्तव्य है नेशन के प्रति, भारत के प्रति, कि हम कैसे इसको आगे बढ़ाएं और प्यार से और अपने हार्डवर्क से प्रोग्रेस करें लाइफ में। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जी मनोज जी, आप कैसे देखते हैं इस पहलू को? क्योंकि मैं इसको इसलिए चर्चा अधिक करना चाहता हूं इस मुद्दे पे, क्योंकि आम नागरिक अपने अधिकारों की बात करता है, लेकिन कर्तव्य की बात कहीं ना कहीं पीछे छूट जाती है या चर्चा में कम आती है। हम अधिकार की बात तो अधिक करते हैं, लेकिन हमारे कर्तव्य क्या है अपने राष्ट्र, अपने समाज के प्रति, जिसकी तरफ हमारा संविधान इंगित करता है। आप कैसे देखते हैं इस पहलू को? ये हमारी चर्चा में मंजुला जी ने काफी अच्छे तरीके से बताया, लेकिन मैं बोलता कि अधिकार को, सिर्फ अधिकार का, हमारे मूलभूत अधिकार को हम देखते हैं बिना अगर अपने दायित्व के, तो कहीं न कहीं एक अधूरापन रहता है। तो हम अधिकार की, नागरिक सुरक्षा की बात हो, नागरिक के जो अधिकार है वो तो बहुत महत्वपूर्ण है, उसमें कोई संशय नहीं है, लेकिन हमारे ऊपर एक दायित्व भी है। और दायित्व जो कि महात्मा गांधी हमारे हमेशा इस बात पर, दायित्व पर, जो कर्तव्य है, जो एक नागरिक का कर्तव्य है, जो नागरिक की ड्यूटी है, उस पर ऑलवेज एम्फेसाइज किए। उन्होंने कहा कि एक ड्यूटी की बात, राइट और ड्यूटी का को रिलेशन है, एक दोनों से संबंध है। इनको अलग कर देने से, सिर्फ हम स्ट्रगल करें राइट्स पे तो ये ठीक है, स्टेट हमारी राइट्स को प्रोटेक्ट करी, बट हम एक नागरिक होने के नाते हमारा एक दायित्व है। तो जैसे मंजुला जी ने बताया कि ये दायित्व जो हमारा संविधान में इस तरीके से इस बात की चर्चा होती रही है और कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट है, लेकिन इसका एक तरीके से चिन्हित करना जो 1976 में 42वां संशोधन के बाद आया, तो सबसे बड़ा जो आज के लिए जो हम कहते हैं, आज खास करके जो संविधान दिवस की बात हो रही है, तो अगर हम पहले उसको देखते हैं, पहले जो ड्यूटीज देखते हैं, इसमें हर एक नागरिक का दायित्व है कि वो रिस्पेक्ट करे कॉन्स्टिट्यूशनल आइडियोलॉजी को, कॉन्स्टिट्यूशन इंस्टीट्यूशंस को, ये रिस्पेक्ट करने की। तो हमें सबसे पहले, कभी कभी हम आवेश में बहुत ज्यादा ये कर जाते हैं, लेकिन हमारा जो सबसे प्रमुख दायित्व है कि हमारे संविधान के प्रति हमारा
पूरा समर्पण होना चाहिए, रिस्पेक्ट होनी चाहिए जो नागरिक को, तो इस संविधान दिवस से उसकी होती है। और तब हम अपने अधिकार की बात करेंगे, जब हम अपने संविधान को रिस्पेक्ट करेंगे। संविधान ही हमें अधिकार देता है, ये संविधान से बाहर नहीं। अधिकार जो हमारे मूलभूत अधिकार हैं, जो पार्ट 3 में उसकी ये चर्चा है, वो हमारे रिस्पेक्ट से ही बढ़ेगा। और अगर दोनों का सामंजस्य हो तो अच्छी रहेगी। और जैसे मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से कहा कि शुरुआत के समय 1976 में जो 42वां संशोधन के बाद उसमें 10 मूलभूत दायित्व को, कर्तव्य को दिखाया गया था। और 86वां भारत के 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद एक और दायित्व जोड़ दिया गया है, वो है पेरेंट और गार्जियन को एजुकेशन से रिलेटेड हुए। तो ये 11 में अगर आप देखेंगे तो ये बड़ा कंप्रीहेंसिव है, पूरे डिटेल्ड है। इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन है, पेरेंट्स की है, कल्चरल हेरिटेज की बात होती है, साइंटिफिक टेम्पर की बात होती है, पब्लिक प्रॉपर्टी की बात होती है कि उसको प्रोटेक्ट करना है, उसको एब्ज्योर वायलेंस। जो कभी कभी हम देखते हैं, जैसे मैंने जिक्र किया कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन को आप रिस्पेक्ट करते हो, आपको पब्लिक प्रॉपर्टी को भी रिस्पेक्ट करना है। आप किसी बात से, तो सबसे पहला टारगेट पब्लिक प्रॉपर्टी है। ये हमारी दायित्व है कि हम अपने पब्लिक प्रॉपर्टी को, जो गवर्नमेंट की सरकार है, बसेस है, संस्थान है, सबकी रक्षा करें ना। उनको किसी कारण से हम अपने अधिकार के ये में हम अपने दायित्व को भूल जाते हैं, नागरिक और गवर्नमेंट के ही इंस्टीट्यूशन को टारगेट करते हैं। तो पहला जो दायित्व हमारा, संविधान को रिस्पेक्ट करना और उसके इंस्टीट्यूशन को रिस्पेक्ट करना। उसके साथ हम अगर उसके 8वें और 9वें अनुच्छेद में देखते हैं तो ये कहता है कि हमारी एक और बड़ी, सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एब्ज्योर वायलेंस। जो गांधी जी हमेशा बोलते थे, नॉन वायलेंस की बात करते थे। तो हमारे संविधान में सारी बातों को देखते, साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात करते हैं। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आप कहते हैं कि साइंटिफिक टेम्परामेंट इतना जरूरत है, हमें इंक्यूजिटिव होना चाहिए। हमारे दायित्व है कि जो नागरिक की तरह हम किस तरह से शोध करें, किस तरह देश की प्रगति में योगदान करें। हमें साइंटिफिक टेम्परामेंट होनी चाहिए जो हमारे कंट्रीब्यूशन में बढ़े होगा। हमारे कल्चरल हेरिटेज को हमें प्रोटेक्ट करना है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमेशा कल्चरल हेरिटेज की बात में कहते हैं, जब हमने अपने कल्चर, अपने अदर प्रैक्टिसेस को नहीं रिस्पेक्ट करेंगे तो और नहीं समझेंगे तो हम बहुत पीछे चले जाएंगे। तो इन सारी बातों को मैं देखता हूँ कि संविधान में जो नागरिक की रक्षा की बात है वो एक जगह है, बट उसके साथ ही साथ हमें अपने दायित्व को भी पूरी तरीके से निभाना चाहिए। जाहिर सी बात है, संविधान दिवस के मौके पर हमको इस बात को भी याद रखना चाहिए कि अगर हमारा संविधान हमें अधिकार देता है तो हमें कर्तव्य की राह भी दिखाता है। कर्तव्य की राह पर चलते हुए कैसे राष्ट्र निर्माण करना, कैसे देश का विकास करना और कैसे भाईचारे के साथ देश में रहना। डॉक्टर मंजुला जी, मेरा आपसे अगला सवाल है महिला सशक्तिकरण को लेकर, क्योंकि संविधान में खासतौर पर महिला सशक्तिकरण का भी उल्लेख किया गया है। 15 महिला सदस्य थी जब हमारी संविधान सभा में। जाहिर सी बात है उनकी चर्चा कम हो पाई, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जब महिला अधिकारों की बात होती है, महिला सशक्तिकरण की बात होती है, तो कई अगर 75 साल की हम अपनी यात्रा को देखते हैं तो काफी अधिकार महिलाओं को मिले, लेकिन कुछ अधिकार 75 साल के बाद मिले। आप कैसे इस पहलू को देखती हैं? देखिए, ये एक सच बात है कि हमारी सोसाइटी मेल डोमिनेटेड है, वो आज भी है। एज अ वुमन आई कैन से कि ये पेट्रियार्कल जो माइंडसेट है वो अभी भी चल रहा है। बट ये जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आया, हमको सब इक्वल राइट्स मिले थे, विमेन एंड मेन को, बट वो एक्चुअली इम्प्लीमेंट करने में प्रॉब्लम होती है, बिकॉज सोसाइटी का माइंडसेट चेंज करने में टाइम लगता है। बहुत सालों से विमेन को सबऑर्डिनेट पोजीशन में लिया कि वो घर का काम करेगी, स्टीरियोटाइप्ड रोल्स था, उसको बाहर निकलने का बहुत टाइम लगा था। पर अब ये जब अधिकार मिले, जैसे आर्टिकल 15 है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आर्टिकल 15 सब क्लॉज 3 जो कहती है कि गवर्नमेंट विमेन के लिए स्पेशल लेजिस्लेशंस बना सकती है, विमेन और चिल्ड्रन के लिए, जिनसे वो अपना अधिकार उनको मिल सकता है। जैसे हमारा प्रोटेक्शन ऑफ विमेन फ्रॉम सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट बना है, जैसे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट बना है, जैसे रिजर्वेशन पॉलिसी हुई है, जैसे डिफरेंट वेलफेयर स्कीम्स बने हैं फॉर विमेन एंड चिल्ड्रन। अब रिसेंटली रिजर्वेशन मिली है जो 33% है इन द पार्लियामेंट। दिस इज ए बहुत बड़ा माइलस्टोन है। ये बहुत सालों से कोशिश की जा रही थी और ये कोशिश अब कंप्लीट हुई है। एंड आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट द गवर्नमेंट कि उन्होंने फाइनली हमको ये राइट दिया है। एंड दिस आई एम प्राउड ऑफ द फैक्ट दैट वी कैन बी इन द पार्लियामेंट टुडे। हम भी, बिकॉज डिसीजन मेकिंग जब होता है पार्लियामेंट में, अगर हाफ जो सोसाइटी हमारी विमेन है
अगर वो नहीं होती है तो सारे डिसीशंस को इम्पैक्ट होता है। बिकॉज जितना डिसीजन वेमेन करेंगी, क्योंकि उनका माइंडसेट ऐसा होता है कि वो कंस्ट्रक्टिव वे से सोचती है, वो एक लाइफ क्रिएट करती है। जब एक इंसान एक लाइफ क्रिएट करता है तो हमेशा वो पॉजिटिव सोचता है। जी तो जब कोई डिसीजन मेकिंग होता है और एक विमेन का ज्यादा उसमें मेजर रोल होता है, तो आप देखिएगा वो पर्कुलेट करेगा सोसाइटी में, और ज्यादा हैप्पीनेस होगी, ज्यादा डेवलपमेंट होगी, ज्यादा प्रोग्रेस होगी। जी बिकॉज अभी भी मैं अपना भी आपको एग्जांपल दूंगी, मैं इतनी पढ़ गई हूँ, इतनी लिख गई हूँ, इतना मैंने टॉप पोजीशन ली थी जामिया मिलिया इस्लामिया में, अभी भी कर रही हूँ मैं। I'm propagating teaching, and I'm somewhere taking part in seminars, conferences. But अभी भी सोसाइटी का माइंडसेट चेंज करना बहुत हमको पड़ेगा। We जी still have miles to go. जी But yes, ये 33% जो reservation है, it's a great milestone. And I'm hoping that once we come in the parliament, things will change. जो constitution की हमारी spirit है, जो संविधान की हमारी spirit है और soul है, तो only 15 women were there in the Constituent Assembly, वो आज रिफ्लेक्ट होगा अगर 33% जो रिजर्वेशन मिली है, नॉट ओनली एट द जी सेंटर। बिल्कुल। मैं इस चर्चा को इसलिए आगे बढ़ाना चाहता हूं मनोज जी, क्योंकि जब हम संविधान दिवस की बात कर रहे हैं, देश के संविधान की बात कर रहे हैं, और देश की आधी आबादी अगर वो किसी क्षेत्र में पीछे रह जाती है या उसकी भागीदारी कम होती है, तो जाहिर सी बात है देश की संसद उस पर भी चर्चा करती है, उस पर भी चिंतन करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उसकी पहल भी की। लोकसभा में 19 सितंबर 2023 को 128वां संविधान संशोधन बिल यानी नारी शक्ति वंदन विधेयक पेश किया गया। इसके मुताबिक लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% रिजर्वेशन लागू हो जाएगा। इस पहलू को मनोज जी आप कैसे देखते हैं, क्योंकि मुद्दा राजनीति में, सदन में, विधानसभाओं में महिला की भागीदारी का है। तो मैं जैसा कि मुझे ये लगता है कि बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम है जो प्रधानमंत्री जी ने नए संसद भवन में इस बिल को लाया और इसको पास भी कराया। ध्वनि सभी लाइक ऑलमोस्ट कंसेंसस से पास हुई दोनों लोकसभा में, राज्यसभा में, और इस तरह से हमारा 106 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के हिसाब से ये पास हुई और नया अधिनियम बचा। और जबकि ये काफी दिनों से अटका हो गया, जैसे आपको पता हुआ था कि 2000 ये प्रकरण पीछे भी काफी समय हुई, लेकिन किसी ना किसी कारण से ये आगे नहीं हुआ। इनफैक्ट राज्यसभा से पास भी हो गया था एक समय और उसके बाद लोकसभा में गया ही नहीं। तो इन्होंने हमारे प्रधानमंत्री जी ने इसको बड़े ही सोच समझ के और इस निर्णय से वहां पार्लियामेंट में ले गए, नई बिल्डिंग में इसे पास कराना है। ये ऐतिहासिक होगा और हमारा नया संसद हमेशा याद किया जाएगा कि ये पहली बिल जो पास हुई थी, पहला अधिनियम जो हुआ था नारी सशक्तिकरण के द्वारा हुआ गया था। दूसरी बात जो कि आप कह रहे हैं कि आजकल ये एक राजनीतिक मुद्दा भी बन गया है, इसमें तो कोई संदेह नहीं है, राजनीतिक मुद्दा बन गया है और राजनीतिक मुद्दा रहेगा हमेशा, चाहे वो पंचायत में हमारे अधिनियम में चेंज होने के बाद बहुत सारे 50% महिलाओं को पार्टिसिपेट होता है, उनके लिए सीटें रिजर्व रहती है, तो एक पंचायत लेवल पर तो ये पहले ही चल रहा है। लेकिन जब ये जो भी हो, लेकिन संसद में हमें 33% प्रतिनिधित्व महिला की मिलेगी, पहली मैं पॉजिटिव ये देखता। ये जो भी पहले एक दो माने हो सकता है इलेक्शन में ऐसा चलेगा, लेकिन महिलाएं अपने अधिकार के प्रति जागरूक है। आज ये नहीं है कि हमारे कानून की वजह से, उन्होंने जागरूक है और उन्होंने एक सबसे बड़ी जो हम सभी जगह देखते हैं, मैडम भी देखती होंगे, आप भी देखते हैं कि हर एक जगह में, चाहे लॉ स्कूल हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, और हमारे भारतवर्ष में जो सर्वे हुआ है ऑल इंडिया ये हायर एजुकेशन सर्वे 2019 में, उसमें भी पूरे भारतवर्ष में आपको ये पता होगा, खुश हुई होगी कि 49% 49% वुमेन आर देयर। और भारत में जो 49% वुमेन है, उसमें 60% कॉलेजेस जो हमारे भारत में है वो छोटे शहरों में, सिर्फ 70 से लगे 60%, बाकी कुछ बड़े और मध्यम शहरों में है। तो शिक्षा का जो जोर प्रसार है, महिलाओं में काफी जोर है। और मुझे आने वाले दिनों में, और मैं देखता हूँ बहुत नजदीक से, आप दोनों को अधिकार दे रहे हैं, वो लोग अधिकार के प्रति जागरूक है और वो अपने मंजिल पर पहुंच रही है अपनी मेहनतों से। ये चीज तो इनको एक फैसिलिटेट करेगा, जो सारी चीजें फैसिलिटेट कर रहे हैं। हम आज नहीं भी होता तो भी वो आ रही है, उनकी संख्या कॉलेजेस में बढ़ गई, स्कूल में बढ़ गए, गाँव में बढ़ गए, पार्टी
पार्टिसिपेशन हो गया। आप किसी यूनिवर्सिटी में जाइए तो आप महिला के रिप्रेजेंटेशन ज्यादा देखेंगे फीमेल के। तो महिलाओं ने अपनी जगह अपनी मेहनत से बनाई, मैं बार बार ये कहता हूँ। कोई भी आदमी इसको, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री बहुत ही अच्छा काम किया और महिलाओं ने भी इस चीज को अवेल करना शुरू की है। और हमारा समाज, चाहे वो गांव का हो, चाहे शहर का हो, चाहे गरीब तबके का हो, चाहे अमीर तबके का हो, वो सभी समझता है कि एक नारी का योगदान समाज में बेटी को पढ़ाना है, बेटी को बढ़ाना है। और बेटियां भी इस बात में दिलचस्पी ले रही हैं शिक्षा की ओर, और जाहिर सी उनको बात लगता है, है कि हमारी एक नई पहचान बनानी है। जी जाहिर सी बात है मनोज जी, महिलाओं ने समाज के हर क्षेत्र में उपलब्धियां हासिल की हैं। जाहिर सी बात है राजनीति के क्षेत्र में भी, संसद में, विधानसभा में उनकी भागीदारी बढ़े, क्योंकि आज़ादी के बाद से अब तक देखने में आया कि 10 से या 14% के आसपास तक भागीदारी रही है। जाहिर तौर पे उम्मीद की जा रही है जो सरकार ने पहल की है नारी शक्ति वंदन अधिनियम के जरिए, उससे महिलाओं की भागीदारी राजनीति में और शासन में अधिक बढ़ेगी। लेकिन मेरा अगला सवाल आपसे इसलिए है, दूसरा सवाल, और वो है संविधान सदन के बारे में। और इसलिए मैं चर्चा करना चाहता हूं क्योंकि हमारी संसद की जो 75 साल की यात्रा का गवाह रहा है, हमारी पुरानी संसद भवन जो इमारत रही है, उसको संविधान सदन में प्रधानमंत्री जी ने संविधान सदन नाम उसको दिया और उसे उपराष्ट्रपति, राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ जी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी ने प्रधानमंत्री जी के उस सुझाव को स्वीकार करते हुए संविधान सदन उसको संबोधित किया गया, उसका नाम संविधान सदन रख दिया गया। इस पहल को मनोज जी आप कैसे देखते हैं? नहीं, एक बहुत ही अच्छी कि इसका एक संविधान सदन इसका नामकरण किया गया और इसका रखा गया। इसका एक उद्देश्य बहुत अच्छा है कि हमें हमेशा इस बात की एहसास दिलाएगी, जो हमारी, अगर अंग्रेजी में इसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो हमारा संविधान सदन का जो गठन 1946 से शुरुआत हुआ था और फंक्शन 9 दिसंबर 1947 से शुरुआत हुई। तो ये गवाह है एक तरीके का कि हम उसी कंटिन्यूटी में हैं, उसी प्रोसेस में हैं। और जो जो मूल बातों का वहां पर चर्चा हुआ, उन बातों को भी संविधान सदन में बहुत सारी चीजें हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस संविधान सदन में जोड़ा है, जो चिन्हित करता है जो डेवलपमेंट हुई है, जो हिस्टोरिकल जर्नी है हमारे संविधान को बनने में, इस बात का एक रिफ्लेक्शन होगा। और एक बात और मैं जोड़ना चाहता हूँ, इससे होने से हमारे इसके ऐतिहासिक पहलू से भी हम जोड़ेंगे। हमें हमेशा अपने इतिहास से सीखना होता है और उससे आगे बढ़ना पड़ता है। हमें इतिहास के ही पीछे में नहीं पड़े है ना लेके जाता। आज हमारा जो संविधान बना है, इस संविधान में आपको 3 महत्वपूर्ण जो ब्रिटिशर्स के समय थे, जैसे इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 एंड लार्जली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। और ऑफ कोर्स कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हर एक पहलू पर जो डिस्कशन हुई, डिबेट हुई संविधान। तो ये इस भवन का संसद सदन की जगह ना संविधान सदन, मतलब इस बात को दर्शाता है कि हमारे पूर्वजों ने, जो हमारे दिग्गजों ने, जिन्होंने आज़ादी के आंदोलन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, उनसे भी कहीं ना कहीं हमें कनेक्ट करेगा। और हमेशा एक बात जो लोग भूल जाते हैं आजकल, जैसे हम इतने 76 साल के निकल गई आजादी के बाद, तो धीरे धीरे उनके महत्व को भूल जाते हैं। तो संविधान एक सवाल मेरा डॉक्टर मंजुला जी आपसे है, वो है यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में, समान नागरिक संहिता के बारे में, क्योंकि इसका उल्लेख संविधान में भी है और सुप्रीम कोर्ट भी कई मौकों पर इस पर अपनी राय दे चुका है। इस पहलू को आप कैसे देखती हैं? क्योंकि गोवा एक ऐसा राज्य है जहां पर समान नागरिक संहिता लागू है, उत्तराखंड में इस पर मंथन हो रहा है। इस पहलू को आप कैसे देखती हैं? यूनिफॉर्म सिविल कोड डायरेक्टिव प्रिंसिपल है एंड स्टेट का, गवर्नमेंट की एक ड्यूटी है इसको लाने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत से जजमेंट्स में बोला है, डायरेक्शन भी दिया है कि ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है ये गवर्नमेंट बनाए जल्दी से जल्दी, बिकॉज बहुत प्रॉब्लम्स आ रही थी। एक ये भी बात है कि आसान नहीं है यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना, पर इफ यू टेक माय ओपिनियन, यस, आई थिंक इट इज गोइंग टू मेक द विमेन स्ट्रॉन्ग। हम सबको बहुत स्ट्रॉन्ग करेंगे, बिकॉज ये जो डिफरेंट पहलू हैं, यू नो, मुस्लिम कम्युनिटी का, क्रिश्चियन कम्युनिटी का, हमारा जो हिंदू लॉज है, हमको सारे लॉज आराम से पेशेंटली देखने पड़ेंगे। ये जल्दबाजी में काम नहीं हो सकता, बिकॉज हमको किसी के भी सेंटिमेंट्स नहीं हर्ट करने हैं और ये भी देखना है कि बेनिफिट हो सबको। और ये भी एक बात तय है और सच है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो पर्सनल लॉज को है, वो अगर यूनिफॉर्मिटी लाएगी वो सबके लिए अच्छा होगा। और विमेन का स्टेटस जो कई जगह नहीं ठीक है, वो एक लेवल पे हो जाएगा। बिल्कुल, जाहिर से इश्यूज सब में है, प्रॉब्लम सब में है, पर उस सबको हल करना पड़ेगा।
so that everybody is happy, because finally हमारा गोल क्या है? बिल्कुल, जाहिर सी बात है, सरकार भी सबके साथ चर्चा और मंथन लगातार इस मुद्दे पे करती रही है। जाहिर सी बात है कि अगर बात लोकतंत्र की जाए, देश की एकता अखंडता की जाए, देश की अर्थव्यवस्था की जाए या सामाजिक कल्याणकारी योजनाओं की जाए, तो संविधान के जरिए सदन ने, सरकार ने कई अहम फैसले देश के हित में किए हैं, नागरिकों के हित में किए हैं। और संविधान हमें अधिकार के साथ साथ कर्तव्यों का भी पाठ पढ़ाता है। आप दोनों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया, संसद टीवी से बात की, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो आज इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।